हाय एवरीवन। मैं हूँ साबिर ख़ान और फिर एक नए पेपर के साथ मैं आपके सामने हूँ। ये 2015 का है, सी सेक्शन। आप पेपर या पेन कॉपी साथ लेके बैठिए। जो भी डाउट्स है वो कमेंट में या फिर क्लास में भी बता सकते हैं। तो हम लोग जैसे इंग्लिश की पेडागोजी के जो क्वेश्चन पेपर मतलब सॉल्व कर रहे हैं, उसका ये 4th नंबर का क्वेश्चन पेपर है। बाकी जो रह गए वो लगभग आज ही रिकॉर्ड हो जाएंगे सब के सब। एग्ज़ाम अब अनकरीब है तो आपको बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर हर बार मैं बता रहा हूँ, फिर इस बार एक बार और कह रहा हूँ सभी को। आपको रोज़ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। जो हम लोग बता रहे हैं वो तो देखना ही है आपको, बट आपको इंडिविजुअल लेवल पर भी हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन पेपर से। तो रोज़ एक प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर क्वेश्चन जो तो अप्लाई टाइप के होते हैं, तो इनको सोचने के लिए टाइम लगता है। तो आपका एक माइंड सेट हो जाएगा एग्ज़ाम तक, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके वजह से आपको क्या होगा कि वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आप एक माइंड सेट रहेगा, आप फटाफट पढ़ लेंगे। तो इसमें आपकी टाइम सेविंग होगी और एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी आपकी। तो बहुत ज़रूरी लाजमी है आपके लिए कि आपने क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना है डेली। और हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के जो सीरीज़ है, तो ये सिर्फ मैं इंग्लिश पेडागोजी ही करूँगा इसमें से, क्योंकि मैं सारे इंग्लिश के करके एक बार डाल दूँगा, फिर बाद में अदर सब्जेक्ट भी कर रहा हूँ उसके बाद। तो हम लोग डायरेक्ट शिफ्ट होते हैं इंग्लिश। ओके, हाँ ठीक है। 135 तक, मतलब 120 to 135 तक ये कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन होते हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। वो उसके लिए अलग से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। डेलिबरेटली, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, प्रोग्रेसिव। देखिए, स्किल रीडिंग मतलब आपकी अंदर स्किल रीडिंग ऐसा है कि आप एक रीडिंग की एक मैच्योरिटी की लेवल तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आप पूरा स्किल हो जाते हैं पढ़ने के बारे में। तो तब आप क्या करते हैं, जो रीडिंग करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव करते हैं। आपका जो नॉलेज है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो कंस्ट्रक्टिव करते रहते हैं। तो ये एक अपर लेवल की स्टेज होती है, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करके चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो डेलिब्रेट नहीं हो पाती, वो स्पीकिंग की बात है। जो डेलिब्रेटली बच्चा कर जाता है वो, यहाँ पर रीडिंग की बात है, तो ये करना पड़ता है जानबूझकर। तो अब डेलिब्रेटली नहीं कह सकते इसको, कंस्ट्रक्टिव है। हाँ है, एक कंस्ट्रक्टिव है जब आप पूरा स्किल्ड हो जाते, आप पढ़ने की आपके अंदर पूरी कुव्वत आ जाती, आप एक पूरी तरह कंस्ट्रक्ट हो चुके होते हैं रीडिंग के लिहाज से, तो तब वो स्टेज आती है आपकी कंस्ट्रक्टिव। इमेजिनेटिव ये थिंकिंग प्रोसेस में आ सकता है, थिंकिंग और राइटिंग में आ सकता है इमेजिनेटिव। रीडिंग में इसका कुछ रोल नहीं है। प्रोग्रेसिव भी ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर इट। उसके बाद में देखते हैं हम लोग 137 of the following which one of the most important prerequisite for language learning, whether first or second। तो फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो पहले से ही होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज सीख सकता है। तो पहला ऑप्शन है स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शन। सीखने से पहले नहीं, ये कुछ लॉजिक नहीं है, ये गलत है, नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद में मल्टी लिंग्वल अप्रोच, कोई लॉजिक नहीं है। एन इनपुट रिच कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट। हाँ, आपको लैंग्वेज सीखने के लिए आपको इन्वायरमेंट चाहिए, कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट चाहिए, ताकि तभी आप क्या करेंगे, फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज सीख पाएंगे। इन्वायरमेंट के बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड लैंग्वेज हो। अगर एक बच्चे को, जैसे 2 बच्चे हैं, एक को मेले में खो गया बचपन में, उसको भेड़िए ने उठा के लेकर चला गया, तो वो पहली लैंग्वेज भी सीख नहीं पाएगा। जबकि दूसरा बच्चा है उसकी उम्र का, जुड़वा बच्चे मान लो, तो एक को जंगल में भालू ने उठा के लेकर गया जंगल में, वो जंगल में ही रहा, और एक साथ में घर पे रहा। तो घर वाला क्या करेगा, सीख लेगा, क्योंकि घर पे माहौल है। और वो जो जंगल में चला गया वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसको माहौल नहीं मिला। तो इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो। जैसे सेकंड लैंग्वेज हम लोग बचपने से इंग्लिश सीखते आ रहे हैं, बट हम लोग अभी तक इंग्लिश पूरी सीखी नहीं अच्छी तरह से। इसकी वजह ये क्योंकि हमारे पास इंग्लिश का माहौल नहीं है वैसा, तो इसलिए हम सीख नहीं पाते। तो ये प्री रिक्विजिट कंडीशन है कि आपको अगर लैंग्वेज सीखना है तो देयर शुड बी द इन्वायरमेंट फॉर दैट। तो ये उसका फंडामेंटल आंसर। उसके बाद में हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट posted in a primary school which is situated in a remote area of Rajasthan. Since she doesn't know the local language, she focused lots of problems
शी शुड। यहाँ पर आपको जो है तो मतलब एक टीचर है जो जिसे अपॉइंटेड किया है राजस्थान में, और वहाँ पर वो लोकल लैंग्वेज होंगी जो भी होंगी वहाँ का लोकल लैंग्वेज, तो वहाँ पर सब उसी लोकल लैंग्वेज में बोलने वाले बच्चे हैं। और ये जो टीचर है इनकी लैंग्वेज है हिंदी है, उनको वहाँ पर लोकल लैंग्वेज आती नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो अब वो कैसे डील करेंगे इसी सिचुएशन को? तो पहला ऑप्शन आएगा फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज अ सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी। यहाँ पर हिंदी से काम नहीं चल रहा तो स्टैंडर्ड हिंदी का क्या क्या करेंगे? वहाँ पे कुछ काम नहीं है। यूज़ चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्सेज वाइल टीचिंग। हाँ, यहाँ पर आप उस चाइल्ड की जो लैंग्वेज है उसी को रिसोर्सेज बनाएंगे, मतलब वो जिस समझ रहा है, जिस लैंग्वेज में समझ रहा है या बोल रहा है या फिर जिसको समझ है उसी का इस्तेमाल करके उनको वो चीज़ें समझाई जा सकेंगी यहाँ पे। तो इस वजह से बच्चों में ज़्यादा मतलब आसानी होगी समझने के लिए, और ये एक अच्छा ऑप्शन है एक टीचर को कि वो बच्चों से ही कुछ चीज़ें मतलब उनको उन्हीं लैंग्वेज में समझा दी जाए सारी कॉन्सेप्ट्स। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, तो ये ऑप्शन है। बाकी पढ़ते हैं फिर भी हम लोग। इनकरेज द कम्युनिटी टू लर्न स्टैंडर्ड हिंदी। अब पूरी कम्युनिटी को तो इनकरेज कर नहीं सकते हिंदी स्टैंडर्ड हिंदी लर्निंग करने के लिए, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो कुछ और है और वो स्टैंडर्ड हिंदी नहीं सीख पाएंगे पूरी कम्युनिटी, तो ये गलत है। ट्राई टू गेट पोस्टिंग टू हिंदी स्पीकिंग एरिया। भागना नहीं है हमें, याद रखो ये नेगेटिव है। हमें सोल्यूशन ढूंढना है, बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। चाहे आप किसी भी कॉर्नर में जाओ भारत के, तो आपको ऐसा भागना नहीं है वहाँ से, तो वो गलत है। ये राइट आंसर रहेगा आपका। 139 व्हाइल टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड एट विच पॉइंट शुड द टीचर फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो आप क्या करें, बच्चों को रीडिंग सिखा रहे, तो आप कौन सी स्टेज आ गई रीडिंग सिखाने की कि आप बच्चों को आपको कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस देना है। मतलब उसको आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको समझने के लिए उसको पढ़ाना है। रीडिंग किस लिए कराना है? ताकि उसको समझे, कॉम्प्रिहेंशन हो सके उसका उस टेक्स्ट का, इसलिए अब उसको पढ़ाना है। तो कौन सी स्टेज हो सकती हो? तो पहला है आपका रीडिंग आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्न हाउ टू डिकोड, ठीक है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखिए, राइट फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते आप, बिगिनिंग से कॉम्प्रिहेंशन करना बच्चों को पॉसिबल नहीं है। वंस चिल्ड्रन हैव मास्टर्ड फोनिक्स, फोनिक पे मास्टर हो जाएंगी तब, तो इसको भी होल्ड पे रखते हैं। व्हेन चिल्ड्रन रीच क्लास सेकंड में आने के बच्चे भी कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर सकते, क्लास सेकंड बहुत छोटी स्टेज है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है जो लग रहा है कि अप्रोप्रिएट है, तो इसमें कौन सा रहेगा? पहला है आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्न हाउ टू डिकोड। देखो डिकोड करना मतलब उसको अभी पढ़ना आने लग गया, अब उसको लिखे हुए उसका मतलब समझ में आता है अभी उसके, तो वो डिकोड कर सकता है जो लिखा है टेक्स्ट, तो हाँ वो कॉम्प्रिहेंशन कर सकता है, मतलब अब उसको कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है। यहाँ पर फोनिक आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होने के साथ बहुत अच्छा भी हो गया, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए दे नहीं सकते रीडिंग, बिकॉज अभी उसको पढ़ा हुआ समझ में आना ज़रूरी है, तभी हम उसको कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। जब वो बहुत अच्छे से प्रोनाउंस कर ले रहा, फोनिक बहुत अच्छा है बट उससे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको कॉम्प्रिहेंशन की तरफ लेके जाएंगे क्या? नहीं लेके जाएंगे। तब लेके जाएंगे जब वो कोड जो लिखे हुआ टेक्स्ट है वो समझ पा रहा, उसको डिकोड कर पा रहा, ठीक है, तो तब हम लोग उसको कॉम्प्रिहेंशन की तरफ लेके जाएंगे। तो पहला आंसर सही है। हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ टास्क कॉमनली इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम्स, विच ऑफ देज सीज चिल्ड्रन एज एक्टिव लर्नर, है ना। टास्क है अलग अलग लैंग्वेज क्लासरूम में, तो उसमें से जो चिल्ड्रन को एक्टिवेट लर्निंग करे वो कौन सी है वो देखना है हमें। चिल्ड्रन केयरफुली मेमोराइज द करेक्ट आंसर, मेमोराइजेशन कराना नहीं है हमें, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। चिल्ड्रन राइट आंसर टू क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ पोएम, ओके। चिल्ड्रन केयरफुली नोट डाउन आंसर फ्रॉम द ब्लैकबोर्ड, ओके। चिल्ड्रन वर्क इन ग्रुप टू जनरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ पोएम, हाँ ये ग्रुप उसको एक्टिवेट करती है। यहाँ पर जब चिल्ड्रन ग्रुप में रहेगा और जनरेट करेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ पोएम, मतलब ग्रुप में वो क्या कर रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन करे, तो यहाँ पे बच्चे क्या है एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आंसर आ रहा है। क्यों? पहले तो यहाँ पे ग्रुप में है जनरेट इंटरप्रिटेशन, अब इंटरप्रिटेशन करना मतलब इसमें बच्चों को उसका तर्जुमा करना होता है, तो ये आंसर उसका 4 नंबर का सही है। चिल्ड्रन केयरफुली मेमोराइज भी नहीं है। चिल्ड्रन राइट आंसर टू द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पोएम, यहाँ पे बच्चा इतना एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं होता। चिल्ड्रन केयरफुली नोट डाउन द आंसर फ्रॉम ब्लैकबोर्ड, सिर्फ लिख रहा है तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एक्टिवली, तो 4 नंबर का आंसर अप्रोप्रिएट यहाँ पर है।
उसके बाद में 141 कहता है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन। तो हमको बच्चों की राइटिंग स्किल असेसमेंट करनी है तो टीचर को किस पे मोस्टली फोकस करना चाहिए। यूजिंग आइडियम्स एंड मेटाफर्स, पहला करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, दूसरा एक्सप्रेशन एंड आइडियाज़। क्या बोल रहा हूँ, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड बी, तो राइटिंग का असेसमेंट करना है आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मेरे हिसाब से एक्सप्रेशन एंड आइडिया आएगा कि वो किस तरह एक्सप्रेस होता है लिखने में। तो ये प्रॉपर रहेगा कि वो किस तरह लिख पा रहा है, किस तरह एक्सप्रेस कर पा रहा है खुद को राइटिंग के लिहाज से, है ना। वो उसके आइडियाज़ क्या है वो, तो हमें वो देखना है। राइटिंग स्किल में वो उसका राइटिंग कैसा रहता है, एक एक्सप्रेस होने का वे रहता है। आप किस तरह एक्सप्रेस होते, आप किस तरह आपका टॉपिक इंट्रोड्यूस कराते, उसको कैसा एलोबरेट करते, उसका कंक्लूजन किस तरह रहते, उसमें किस तरह के एग्जाम्पल आप लिखते, तो वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती बाद में जब आप राइटिंग सीख लेते हो। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल रहा है। तो ये चीज़ें हैं अपने स्पेलिंग की इनिशियल लेवल पर, ठीक है, कीपिंग टू वर्ड लिमिट ये सब बातें जो है तो इनिशियल लेवल पे है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आप किस तरह एक्सप्रेस हो पाते हैं लिखित रूप में, है ना। क्या आइडियाज़ आप एक्सप्लोर कर रहे हैं वहाँ पे, आपका कहने का मकसद क्या है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लिखे तो वो क्या थीम क्या है, आइडिया क्या है उसका, तो वो चेक किया जाएगा। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, डजेंट की स्पेलिंग बोल रहा है करेक्ट चेक करने के लिए। तो ये डजेंट की स्पेलिंग आती है ये वाली 2 नंबर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, द प्राइमरी टीचर शुड बी इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रो। मतलब आपको बच्चों को रीडिंग इंट्रोड्यूस कराना है तो किससे कराएंगे आप, तो पिक्चर से करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा तरीका है, पिक्चर से करा सकते हैं। अल्फ़ाबेट ओनली नहीं करा सकते अल्फ़ाबेट से, बट पिक्चर ज़्यादा है, पर पिक्चर बुक से ज़्यादा करा सकते हैं। प्राइमरी टीचर को इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रो, अब रीडिंग इंट्रोड्यूस कराना है तो पिक्चर के साथ कराना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोनिक टीचिंग और स्टोरीज ये बात की बातें हैं, पर इंट्रोडक्शन के टाइम पे पिक्चर ज़रूरी है। टीचर क्लास 3rd रियलाइज दैट वोकेबलरी डेवलपमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द इनेबलिंग स्टूडेंट टू बिकम बेटर रीडर ऑफ द फॉलोइंग विच माइट बी गुड स्ट्रैटर्जी फॉर वोकेबलरी डेवलपमेंट। देखो, एक अच्छा बेटर रीडिंग करने के लिए आपको एक सफिशिएंट वोकेबलरी चाहिए। तो उस सफिशिएंट वोकेबलरी के लिए एक टीचर क्या स्ट्रैटर्जी बना सकता, क्या कोशिशें कर सकता, वो बता रहा है वहाँ पे। तो पहला है स्टूडेंट लर्न टू यूज़ कंटेक्स्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड। देखो यहाँ पे ये 3rd के बच्चों की बात है, ये थर्ड क्लास के बच्चे हैं, तो ये कंटेक्चुअल मीनिंग समझ पाएंगे नहीं अभी मेरे हिसाब से। अभी वो इतने कैपेबल नहीं है कि कंटेक्चुअल किसी का मीनिंग समझ पाए, क्योंकि 3rd क्लास में इतना अभी हम मैच्योर नहीं हो पाते। स्टूडेंट मेमोराइज इंटेंसिव वर्ड लिस्ट ऑफ द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये बेस्ट तरीका हो सकता नहीं, मेमोराइज करना बोले तो बेस्ट तरीका बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट कंसल्ट अ डिक्शनरी व्हेन एवर दे कम अक्रॉस द न्यू वर्ड। डिक्शनरी एक्सेस कर रहा है, हो सकता है, बट देखेंगे। स्टूडेंट अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड मेक सेंटेंसेस विद देम। हाँ, ये अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहा है, देखो 3rd क्लास का स्टूडेंट जो नहीं समझ में आ रहा है उसको अंडरलाइन कर रहा है, फिर उस शब्द से रिलेटेड और बहुत सारे अल्फाज बना के उसको याद कर रहा है, समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है ना। तो ये एक्टिव पार्टिसिपेंट की निशानी है उसकी, तो ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा मेरे हिसाब से। चिल्ड्रंस ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर लर्निंग लिटरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस इनेबल ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो हमें क्या करना है, बच्चों में ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट करानी है। तो कौन सी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी उसके लिए। पहला है चोरस रीडिंग ऑफ अ स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विथ द टीचर। नो, प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड एंड चोरस। पार्टिसिपेटिंग इन रूल प्ले ऑन फेवरेट स्टोरीज। हाँ, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उसे, और बच्चा इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करेगा, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे उसकी जो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट करा सकते हैं, क्योंकि वो रोल प्ले करेगा तो ओरल ही करेगा ना। तो ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका और बहुत अच्छा तरीका है। इससे बच्चा उस कैरेक्टर के हिसाब से बहुत अच्छे से अपनी वोकेबलरी वगैरह या फिर आपका बोलने का तरीका मॉड्यूलेशन करके बहुत अच्छे से बोल सकता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है।
146 which one of the following would be the best evidence to demonstrate to parents and administrator what student can do with language. अब ऐसा क्या करेंगे जो बताएगा, डेमोस्ट्रेट करेगा किसको, बच्चे के पेरेंट्स को या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स को, जो उस स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर है उसको, मतलब मैनेजमेंट को. क्या बताएगा तो उनको लगेगा कि बच्चे को अच्छे से लैंग्वेज यूज़ करना आती है, वो कैपेबल है लैंग्वेज को यूज़ करने में. लिस्ट ऑफ कोर्सेज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इससे लैंग्वेज का लेना देना नहीं लग रहा मुझे. मार्क्स इन अ टेस्ट, मार्क इन अ टेस्ट बिल्कुल नहीं, ये मार्क कुछ भी डिसाइड नहीं करते, ये सिर्फ नंबर है, इससे कुछ नहीं होता. पोएम एंड पैराग्राफ राइटिंग बाय स्टूडेंट, ये हो सकता. नेशनल करिकुलम एंड सिलेबी, ये है बच्चों को आपको डेमोस्ट्रेट करना है कि उसे लैंग्वेज यूज़ करना आती है नहीं आती. तो जितने दिए गए ऑप्शन है उसमें से पोएम एंड पैराग्राफ राइटिंग अच्छा तरीका है, वो करके वो डेमोस्ट्रेट कर सकता किसके सामने, पेरेंट्स के और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने. ठीक है, आगे बढ़ते. बिफोर स्टूडेंट स्टार्ट रीडिंग अ स्टोरी टाइटल ब्रेव बिट्टो, द टीचर इनिशिएट डिस्कशन विद देम ऑन ब्रेवरी. व्हाट इज़ द टीचर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस एक्टिविटी. तो मतलब टीचर स्टूडेंट को पढ़ने लगा, मतलब स्टूडेंट पढ़ने वाला है. ब्रेव बिट्टो बोल के एक स्टोरी है, एक कहानी है जो ब्रेवरी के ऊपर है. तो उससे पहले टीचर ने क्या किया, वो उसको बताने से पहले क्या किया, टीचर ने ब्रेवरी के बारे में बताना शुरू किया. तो ब्रेवरी के बारे में बताना शुरू किया तो मतलब टीचर करना क्या चाहता है वहाँ पे. तो पहला, एक्टिवेट इंटेलेक्चुअल स्टंस ऑफ स्टूडेंट. एक्चुअली इंटेलेक्चुअल इंस्टेंस देखना नहीं है, ये गलत है. ठीक है, बच्चों का इंटेलेक्चुअल इंस्टेंस नहीं देखना पड़ेगा, अभी पढ़ाई नहीं और उनका इंटेलेक्चुअल चेक करने जा रहे, ये गलत हो जाएगा. एक्टिवेट एंथुजियाज्म्स इन स्टूडेंट, ये हो सकता, पर हमें ऑप्शन पढ़ना चाहिए. एक्टिवेट द डिफरेंट स्टेंस इन स्टूडेंट्स, सॉरी एक्टिवेट एफरेंट स्टेंस इन स्टूडेंट, ये भी कुछ लॉजिकल नहीं है, कुछ काम नहीं है. एक्टिवेट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, हाँ ये है. ब्रेवरी के बारे में स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए टीचर क्या करेंगे, उसको इस तरह के सवाल करेंगे या फिर उसको मोटिवेट करेंगे ताकि वो रिलेट कर पाए स्टोरी को. ठीक है. मिस्ट्रेस सिन्हा आस्क्ड प्रेडिक्शन क्वेश्चन एज शी रीड अलाउड अ स्टोरी टू हर क्लास थर्ड स्टूडेंट. शी डज दिस टू. स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मिस्ट्रेस सिन्हा इन्होंने कुछ सवाल किए जो प्रिडिक्शन करने वाले कि वो स्टोरी के आगे क्या हो सकता इस तरह के. तो इसके ज़रिए से बच्चों में क्या करना था उन्हें, जिसके लिए उन्होंने ये सवाल करे. मेक स्टोरी इंटरेस्टिंग, स्टोरी को इंटरेस्टेड करने के लिए बनाए थे, हाँ हो सकता. फोकस ऑन कॉम्प्रहेंशन, नहीं क्वेश्चन पूछे ना, तो फोकस ऑन कॉम्प्रहेंशन का कोई लॉजिक नहीं. वो क्वेश्चन क्यों पूछे उन्होंने, उनको करना क्या था. तो फोकस ऑन कॉम्प्रहेंशन के लिए फोकस था, ऐसा नहीं है. मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग के लिए हो सकता. थर्ड, हेल्प स्टूडेंट रिमेंबरिंग द इम्पॉर्टेंट डिटेल ऑफ स्टोरी, ऐसा कुछ नहीं है, अभी स्टोरी स्टार्ट ही नहीं की उन्होंने, तो वो हेल्प ही नहीं कर सकती. इम्प्रूव स्टूडेंट वोकेबुलरी, ये भी नहीं, पहले ही है. ठीक है, तो ये आई थिंक हो गए 48 होगी ना. स्क्रबलिंग इज द स्टेज ऑफ राइटिंग, राइटिंग की स्टेज है स्क्रबलिंग. बच्चे इनिशियल लेवल पे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, घोटते रहते इधर को बोर्ड पे, हाथ पे, पैर पे, खिलौनों पे. तो ये जो करते बच्चे इसको बोलते हैं स्क्रबलिंग. ठीक है, तो वो राइटिंग की स्टेज है. इफ़ द स्टूडेंट इज मेकिंग प्रोनाउंसिएशन एरर, द बेस्ट वे टू हेल्प हिम हर टू. अब बच्चा है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन एरर है, तो क्या तरीका है जिससे उनकी मदद हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो उनकी, तो कौन सा तरीका है वो नीचे दिया है. कॉल इज़ हर पेरेंट्स, पेरेंट को क्या बताने की ज़रूरत, आप टीचर है, आपको बताना पड़ेगा ना बच्चों को, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. टीचर की जिम्मेदारी तो खैर है बना, आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि आपको वो एरर को ढूंढ के निकालना है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि आप टीचर है ना उसके. स्कोल्ड, देखो स्कोल्ड मारना है क्या, नहीं, किसी भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो मारना नहीं है. मोक एट हिम हर इन क्लास फॉर द इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उसको बुलाना है, ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा मुझे. प्रोवाइड हिम हर विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट एनी ह्यूमिलिएशन, हाँ उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताना है, तभी वो सही से एरर दुरुस्त कर पाएंगे उसके. और वो भी आपको क्लास में नहीं कराना है सबके सामने, उसको पर्सनल में ये चीज़ें उसकी दुरुस्त करानी है आपको, ताकि उसको शर्मिंदगी महसूस ना हो. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन पेपर थे हमारे.
हो गया है। नेक्स्ट मैं फ़ौरन ही स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी इसके बाद फ़ौरन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो आपको लगता डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए। क्लास के स्टूडेंट क्लास में पूछ सकते हैं कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक सूचना दे देता हूँ मैं आपको। हम जैसे आपको सबको पता ही है कि फरवरी की लास्ट वीक या मार्च में TAIT टेट होने वाला है, तो उसकी बैचेस हम लोग 15 दिसंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको लगता है कि क्लासेस की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर नोट्स की ज़रूरत है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यू कैन कॉल, और ये विजिटिंग एड्रेस है, तो आप कभी भी विज़िट देके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलने वाले हैं फ़ौरन ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।